अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आप लोगों के सामने अब मेरी दूसरी किताब पेश की जा रही है जिसका नाम है एरर फ्री बायोलॉजी फॉर क्लास 11। एक ऐसी किताब जिसके अंदर गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर होगी। ये किताब आप स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बनाई जा रही है ताकि गलतियों के बगैर आप एक बेहतर तरीके से साइंस को समझ सकें, बायोलॉजी को समझ सकें। तो इंशाल्लाह जल्दी इस किताब को मुकम्मल करके आप स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसके अंदर इस चैप्टर के तमाम लेक्चर्स सीक्वेंस में अपलोड किए जाएंगे ताकि आप आसानी से तलाश करके इन तमाम लेक्चर्स को हासिल कर सकें। सबसे पहला हमारे पास चैप्टर होने वाला है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ बोर्ड के अंदर उनकी कोई खास डेफिनेशन शुरू के अंदर बयान नहीं की गई, तो हम कहेंगे ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलेंगे। ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी इन मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। ये मॉलिक्यूल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो हमें इनमें से एनर्जी मिलती है। ये हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ये हमारे अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारे सेल्स के फंक्शन के लिए भी ये ज़रूरी होते हैं। बेसिकली ये बायो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कार्बन कंटेनिंग होते हैं। और अगर हम बात करेंगे तो चार तरह की हमारे पास एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो चार हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये बायो मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी के अंदर कार्बन मौजूद होगा, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स दरअसल ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स से जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है। हम जब कोई बायोमॉलिक्यूल पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करना चाहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर किस तरह से है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मौजूद है और किस तरह से वो रिएक्शन करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में समझी जाएंगी। तो जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि चार हो गए, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उनके बारे में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। अब बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रॉपर वे में आपकी बुक के अंदर हेडिंग्स इस तरह से नहीं दी गई, लेकिन हमने इन हेडिंग्स का खास ख्याल रखा है ताकि आप लोगों की समझ में ज़्यादा बेहतरी हो सके। पहली बात लिखी हुई, बायोकेमिस्ट्री की वजह से हम काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शन समझ पाते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह से सेल्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह से ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाई जाती है और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए होगा। किस तरह से सेल अपनी चीज़ें बनाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और उसके अलावा कैसे एंजाइम्स बनते हैं, कैसे प्रोटीन बनते हैं और कैसे एंजाइम या प्रोटीन बनाने वाली इंफॉर्मेशन डीएनए से निकल करके आरएनए के पास पहुंचती है। बेसिकली हमारा डीएनए जो होता है वो पहले आरएनए को बनाता है, तो डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए के पास पहुंचेगी और फिर आरएनए ये एंजाइम्स और प्रोटीन को बनाएगा। तो डीएनए से निकलने वाली इंफॉर्मेशन कैसे काम करती है, ये सारा भी बायोकेमिस्ट्री में समझेंगे। उसके अलावा हम लोग बीमारियों को समझ पाते हैं और इस तरह से समझ पाते हैं कि सेल के अंदर किस तरह से ख़राब रिएक्शंस, ख़राब प्रोसेसेस हो रहे हैं। फिर उस ख़राब प्रोसेस को देख करके हम उसके काज को तलाश करते हैं, क्यों ख़राब प्रोसेस हुआ, फिर मेडिसिन्स को तैयार करते हैं ताकि फिर हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकें। तो कोई भी अगर हमारे अंदर बीमारी आई है, उस बीमारी को देखा जाएगा और फिर उस बीमारी के रिलेटेड मेडिसिन्स बना करके उसका इलाज किया जाएगा। तो किस तरह से उसकी डायग्नोसिस होगी, ये तमाम चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में हम लोग समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सेल के अंदर कुछ जरासीम आ चुके हैं। अब उन जरासीमों के ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स अप्लाई किए जाएंगे। हमें पता चलेगा कि कौन से केमिकल ज़्यादा मौसर होते हैं, ज़्यादा असरअंदाज करने वाले होते हैं। इस तरह से फिर हम वो मेडिसिन बना लेंगे जो उस बीमारी के लिए असर करने वाली होगी। मज़ीद अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो वहाँ पर सवाल तो लिखे हुए हैं लेकिन उनके जवाब नहीं लिखे हुए। यही बात हम यहाँ पर करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री से हमें काफ़ी सारे सवालात के जवाब आज के दौर में मिले हैं। पहला सवाल ये है, किस तरह से सेल्स दूसरे सेल्स को पहचानते हैं और फिर एक ऑर्गन बन जाता है। होता इस तरह से है कि पहले सेल्स आपस में जुड़ते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स बनते हैं। तो होता इस तरह से कि सेल दूसरे सेल के साथ कुछ रिसेप्टर्स के ज़रिए से कम्युनिकेट करता है। एक सेल के पास सेल की सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कह सकते हैं और रिसेप्टर्स के साथ केमिकल्स आकर के दूसरे सेल के जुड़ेंगे। इस तरह से सेल्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर वो आपस में जुड़ करके टिश्यू को बनाएंगे और टिश्यूज़ फिर ऑर्गन्स को बना रहा होगा। लिखा हुआ है दूसरा सवाल कि सेल की ग्रोथ कैसे कंट्रोल होती है।
तो सेल की ग्रोथ कंट्रोल के लिए डीएनए जो है, जीन्स जो है, प्रोटीन्स जो है और केमिकल सिग्नल्स जो हैं, ये सेल की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये बताते हैं कि सेल ने कब ग्रो करना है, कब डिवाइड करना है, कौन से टाइम पर ये सारा मामला होगा। ये हमारे पास कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल सिग्नल्स और जीन जो है कंट्रोल करेगा। फिर कैंसर का काज क्या है, कैंसर क्यों होती है? डीएनए अगर हमारा ख़राब हो जाता है किसी सेल का, तो समझ लें कि वो सेल ख़राब हो जाता है। उस सेल की ग्रोथ डिवीजन कंट्रोल में नहीं होती, वो सेल अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कई सारी वजूहत हो सकती हैं, केमिकल्स की वजह से हो सकता है, वायरसेस की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, या रेडिएशंस की वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो हमारी जिस्म के जो सेल हैं, अगर उनका डीएनए ख़राब हो जाता है तो वो सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड होंगे, हम कहेंगे कि अब कैंसर वाले सेल्स बन चुके हैं। फिर एक और सवाल कि मेमोरी किस तरह से काम करती है। होता है इस तरह से, जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे हमने न्यूरॉन के लफ्ज़ को याद किया, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, उनमें कनेक्शंस आपस में बन जाते हैं जब भी हम कोई चीज़ को याद करते हैं। और जब हम बार बार किसी चीज़ को याद करते रहेंगे तो वो कनेक्शंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इस तरह से हमारी मेमोरी जो है वो स्टोर होती है और ज़्यादा देर तक हमें फिर वो याद रहती है। तो जब भी अगर आप लोग बायोलॉजी के अंदर चीज़ों को याद रखना चाहते हैं, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप बात को बयान करोगे, उतना ज़्यादा याद रहेगी, वरना आप भूल जाएंगे। किसी भी चीज़ को याद रखने का यही एक तरीका है, उससे ज़्यादा पढ़ो, उससे ज़्यादा बताओ दूसरे स्टूडेंट्स को भी, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करो। आपको समझ आया ये टॉपिक, आप दूसरों को समझाओ। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के कांटेक्ट में रहोगे वो आपको याद रहेगी, और जितना ज़्यादा आप उसको इग्नोर कर लोगे, छोड़ दोगे इस किताब को, आप उतना ही जल्दी भूल जाओगे। तो बायोलॉजी एक दिन में आपको याद नहीं होने वाली, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होने वाले, रिपीटिशन से ये चीज़ आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो बायोकेमिस्ट्री केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो केमिकल्स की बनी हुई है, हमारे सेल्स केमिकल्स के बने हुए, तो केमिकल्स के बारे में हमें बता रही होती है। हमारी हेल्थ और डिजीज़ के बारे में बताती है, किस तरह से मेडिसिन बनाई जा सकती हैं, कैसे इलाज किया जा सकता है, और किस तरह से नई मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ बनाई जा सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री बता रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।